हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर। देखिए, आज हम डीपीएसपी जो कि आपका संविधान का जो आप बोल सकते हैं लेसन 4 यानी अध्याय 4 है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। आप अध्याय 4 का मतलब भाग 4 है ना। भाग 1 के बारे में हम लोग पढ़े हैं, भाग 2 के बारे में पढ़े हैं, भाग 3 के बारे में, ऐसे भाग 4 है डीपीएसपी। अब डीपीएसपी का थोड़ी सी ओवरव्यू ले लेते हैं कि डीपीएसपी का क्या मतलब होता है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दी स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो हमारी कानून है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो केंद्र है वो राज्यों को कुछ अपने नागरिकों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, ठीक है, कुछ कानून बनाने के लिए क्या कर दी है, उनको छूट दी है कि आप अपने नागरिकों में, जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है तो उसके पास में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपने नागरिकों को, यहाँ पे सेंटर से कोई मतलब नहीं है, अपने नागरिकों को उनको अच्छे तरीके से कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, या उनके लिए कोई वेलफेयर है उसके लिए कुछ अपनी कानून बनाती है। तो आप इस चीज को आई होप कि समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। आप ये पूरा जो मेरा डीपीएसपी है वो हम पूरी किस तरीके से ट्रिक से, एक बहुत ही बेहतर ट्रिक से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए, पहला ये हमारे पास उठता है सवाल कि जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू दी स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है, पहला क्वेश्चन होता है। तो आयरिश से, आयरिश मतलब आयरलैंड से, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि 1937 का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वहां से इसको लिया गया है डीपीएसपी को, ठीक, 1937 में, है ना। अब यहाँ पे आप कहा था कि जो हमारा संविधान है उसके किस भाग में है, तो भाग 4 में, भाग 4 में आता है। कैसे पता, ट्रिक इसका है डीपीएसपी, ये देखिए आप 4 अक्षर का है, तो यहाँ पे भाग 4 में होगा। इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी और जाने। तो देखिए, संवैधानिक विशेषज्ञों ने डीपीएसपी को मूल रूप से 3 श्रेणियों में बांटा। कौन कौन सा 3 श्रेणी है, एक समाजवादी श्रेणी है, एक गांधीवादी श्रेणी है, यानी कि गांधीवादी मतलब जो गांधी के विचारों से प्रेरित है, और एक है उदारवादी बौद्धिक, है ना। तो इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खुद, यहाँ पे मैंने आप लोगों को सुविधा के लिए लिख दिया राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इसे संविधान के भाग 4 में, जैसा कि हमने आपको बताया है, और ये 36 से 51 आर्ट के लिए देखिएगा, 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि ये अनुच्छेद 36 से शुरू होता है और 51 तक ये जाता है। यह विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया गया। कौन सा विचार, डीपीएसपी वाला, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। अब देखिए, स्पेनिश से, स्पेन मतलब स्पेनिश मतलब स्पेन से कॉपी कौन किया था, आयरिश वाले ने, यानी कि आयरलैंड वाले ने, और आयरलैंड वालों से आप कह सकते हैं कि हम लोग कॉपी किए, ठीक है। ये बात आई होगी आप लोग को। अब इसके 3 हमने आपको बताया था, एक समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत, और एक उत्तरवादी बौद्धिक सिद्धांत। तो समाजवादी सिद्धांत में आपके पास में अनुच्छेद 38 आता है, अनुच्छेद 39 आता है, अनुच्छेद 39A आता है, अनुच्छेद 41 आता है, अनुच्छेद 42 आता है, ऐसे करके ये है। और ऐसे गांधीवादी में आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और यहाँ उत्तरवादी बौद्धिक सिद्धांत वाले को भी देख लीजिए। तो हमें ये देखना है ओवरऑल, कुछ नहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन लेना है। आप लोग को 36 से 51 तक, यानी 36 से शुरू होता है, 51 तक वो निहित है डीपीएसपी। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अनुच्छेदों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 36 से, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि 36 से ये कहाँ तक है बेटा, 51, यानी ये 36 है। 36 से 51 तक ये मतलब 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाके खत्म होता है। तो 36 में क्या है, कुछ नहीं, 36 में नॉर्मल बातें लिखा हुआ है। क्या, डिफाइंस स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 12 अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज
डिफाइंस, यानी राज्य की अनुच्छेद 12 के समान ही इसकी परिभाषा होती है ना, जब तक कि संदर्भ अन्यथा परिभाषित न करे। इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, इसको राज्य के बारे में उसने बताया है, जो कि आपके एग्जाम में भी नहीं आते। 37 में भी आपके बारे में बहुत ज्यादा नहीं है। इस भाग में, यानी कि किस भाग में, जो भाग 4 है, डीपीएसपी कौन सा भाग है? भाग 4। संविधान का कौन सा भाग है? 4 ना। तो कह रहा कि इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग बताता है करने के लिए, है ना, कि क्या क्या एप्लीकेशन इसके हैं। तो वो भी उतना आपके पास खास नहीं होता। खास कहाँ से होता है? देखिए 38 से खास होता है। अगर खास होता है तो मैं चाहे जहां से इसके लिए भी ट्रिक आपको बना देता है, नहीं पूछा जाता, ना पूछा जाएगा। कह रहा है 38 में, इट मतलब आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है हमारे नागरिकों के लिए, यानी कि हम सब के लिए। इट ऑथराइज द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल। वेलफेयर ऑफ पीपुल, वेलफेयर माने क्या होता है? अच्छे काम, लोगों के लिए अच्छा काम जो गवर्नमेंट करता है। अब आप लोग बताइए कि अगर वेलफेयर वाला काम हम लोगों को पता चले कि कोई गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर वाला काम करा रही है, यानी कि हम लोगों के हक में कोई काम करा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 38 लिखा ना, 38 तो अड़ है, 38 में ना अड़, हम लोग अड़ जाते हैं। जो नागरिक होते देश के वो अड़ जाते हैं किस चीज पे, कि नहीं 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 नहीं, हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं हट करके, क्योंकि हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, हमारे लिए वेलफेयर का काम हो रहा है। तो लोग 38 मतलब अड़ जाते हैं, है ना। क्योंकि जब कभी बात आ जाती है किसका, कि जब कभी भी उनके कान में सुनाई देती है, किसके कान में, मतलब नागरिकों के कान में, कि हाँ पीपुल के वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट बात करने चाह रही, तो वो अड़ जाते हैं। तो अड़ से 38 आप लोगों को याद हो गया होगा। 39 देखिए, 39 में क्या लिखा हुआ है? राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों के कुछ सिद्धांत, यानी सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट को कुछ ऐसी चीजें हैं, 6 नीतियां आई थिंक है, उसको पालन करना होता है 39 में। अब वो 6 नीतियां क्या है, आइए पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर ऑल सिटीजन, यानी सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, फिर धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की रोकथाम, फिर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, फिर जबरन दुर्व्यवहार, है ना, के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। तो 6 दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 39 में ये चीज लिखा हुआ है, ये 6 चीजें, तो 39 में मतलब 3 9 आता है, 39 में 3 9 आता है ना। अब आप बताइए, 3 है और ये 9 है, तो इस 39 में कितने आपके पास में हिदायत दिया गया है? तो एक हिदायत यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर है, 3 4 5 6, तो 6 कर लीजिए, है ना। तो यानी कि इसे क्या पता चला? पहाड़ा, जैसे आपको 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना। तो यानी कि 39 में कुछ बातें बताई गई है ना। किसके लिए? हमारे उस देश के जो नागरिक हैं, देश नहीं कह सकते आप, स्टेट, उस राज्य के नागरिकों को, हाँ, उनके भलाई के लिए कुछ सर्टेन क्या दिया गया है? गाइडलाइंस दी गई है। वो 6 गाइडलाइंस है ना। तो 3 6 9, तो 6 से यहाँ पे 6 गाइडलाइंस हो गया। तो 39 में क्या दिया हुआ है? 6 गाइडलाइंस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा आया होगा आप लोग को। तो आगे हमारे पास क्या है? 39A में लिखा है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो देखिए यहाँ पर तीनों मतलब 3, देखो यहाँ लिखा 3 9 मतलब तीनों, क्या? तीनों, और यहाँ ए मतलब एक, तीनों एक, यानी समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये किसमें है? तीनों एक में, है ना। यहाँ से ट्रिक से हमारा तीनों एक आ जाएगा। अच्छा, अरे ये जानते होंगे आप लोग कि मान लीजिए किसी के पास में कोई बहुत ज्यादा अगर अपराध कर दिया हो, लेकिन उसका बैकग्राउंड ऐसा हो कि वो सरकारी वकील को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है अगर सरकारी वकील को, तो क्या करेगा? मतलब सरकारी वकील बोले तो जज ने कहा कि ऐसा है, अपने तरफ से तुम वकील रखो, तो उसने कह दिया कि साहब मैं बहुत गरीब हूं, मैं कहाँ से वकील रखूं? तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें सिद्धांत है, उसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास में ऐसे पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो अपना कानूनी लड़ाई अपना वकील को बात करके रखे और लड़े, तो क्योंकि भाई मोटे मोटे रकम लेते हैं हमारे जो भी वकील होते हैं, तो
उसके लिए क्या कहा गया है कि सरकार, गवर्नमेंट, जो राज्य का गवर्नमेंट है वो क्या करता है, वो कहता है चलिए हम निःशुल्क आपको कानूनी हेल्प करवाते हैं, है ना। वही बात है। आर्टिकल आर्टिकल 40 है, और आर्टिकल 40 है, इसमें 40 है ना। देखिए खूब बढ़िया से इसको समझिए। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, देखो चा पंचा, देखो 40 पंचा, ठीक है 40, यहाँ पे क्या लिखा है पंचायतों, तो 40 चायतों, 40 चायतों, तो 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया है। 41 में क्या बताया गया है, 41 में देखिए कहा गया कुछ मामलों में जैसे काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार दिया गया है हमारे इस राज्य के नीति निदेशक के किस सिद्धांत, मतलब किस आर्टिकल में, 41 में। 41 में देखिए 4(1) आया है। 4(1) मतलब चारों एक, देखो 4 ये लिखा है ना, आप देखिए समझिए। 4(1) मतलब देखिए 4(1), 4(1) मतलब चारों दिशा को समझ लीजिए, एक मतलब एक कर देंगे, यानी चारों दिशा को एक कर देंगे। क्या करने में, अगर हमको सरकार से कोई मजदूर है वो कह रहा है कि सर हमें आप काम दीजिए, हम ऐसे काम करेंगे आप खुश हो जाएंगे, है ना, हम चारों दिशाओं को एक कर देंगे काम करते करते। और कोई गरीब का बच्चा है, वो गया कह रहा कि प्लीज हमको पढ़ा दीजिए, सरकार से कह रहा कि हमको प्लीज पढ़ा दीजिए। सरकार मतलब जैसे प्रदेश का जो सरकार है, हमें पढ़ा दीजिए। गरीब का बच्चा कह रहा है गरीब का बच्चा आप प्लीज हमको पढ़ा दीजिए, हम चारों क्या, चारों दिशा एक कर देंगे पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में। ऐसा मत समझिएगा मंत्री जी कि आपका शिक्षा ग्रहण करना हम बेकार कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। और मान लीजिए कि कोई सार्वजनिक सहायता का अधिकार की बात है, तो इसमें भी क्या कह रहा है कि हमारा आप सहायता करिए, हमारा सहायता प्लीज आप करिए। ये सहायता मांग रहे हैं हम लोग किससे, गवर्नमेंट से। और आप ऐसा सहायता दीजिए, चारों एक कर दीजिए, चारों एक कर दीजिए। चारों एक करने का मतलब चारों दिशा एक करना, यानी कि चाहे वो काम की बात करा जाए या शिक्षा की बात की जाए या सार्वजनिक सहायता के बारे में बात किया जाए। आई होप ये दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 42 लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व छुट्टी, यहाँ पे लीव मतलब छुट्टी होता है, जो कि यहाँ पे कट गया है। देखिए मैटरनिटी लीव। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, जो मजदूर होता है गांव का या किसी भी प्रदेश का मजदूर है, तो वो काम कर रहा है, तो जैसे नरेगा वाला काम होता है, तो देखते स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, यानी पत्नी और पति दोनों मिलकर काम करते हैं। तो मान लीजिए कि ये 4 है, और समझिएगा, और यहाँ अगर पत्नी रहती, क्या पत्नी रहती, ये 4 ना, तो इसका मतलब अगर पत्नी यहाँ पे रहती तो काम पूरा पूरा होता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो मातृत्व लीव है, यानी कि माता को छुट्टी मिल गया, यानी कि ये पुरुष है और ये क्या है, औरत है। तो इसको जब मतलब जब छुट्टी इसको मिल जाएगा, ये कहाँ लिखा गया है, ये हमारे ये प्रोविजन कहाँ है, आर्टिकल 42 में। तो काम बताइए, अब ये आधा होगा कि नहीं, तो 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 42 हो गया इससे, है ना। ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 43 में क्या है, देखिए 43 में है श्रमिकों के लिए जीवन यापन, मजदूरी आदि की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगा। कौन सा गवर्नमेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि राज्य वाला गवर्नमेंट है ना, क्योंकि ये राज्य की विषय है। देखिए लिखा ही है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा है 4(3). 4 मतलब यहाँ पे हम लोग देखिए चट्टी, आप लोगों को नहीं पता होगा, चट्टी मतलब बोरा होता है, बोरा जिसपे मजदूर बेचारे ऐसे ऐसे भैया मतलब भूमि पर बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि मजदूर के पास उतना नहीं है कि कुर्सी पे एसी में बैठे, तो चट्टी पे बेचारे ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं नीचे, है ना। तो क्या हो रहा है कि हम उसी से रिलेट कर लेंगे कि 4(3) मतलब 4 से 6 हो गया, और 3 मतलब 3 में टी आता है, THREE होता 3 ना, तो टी, तो चट्टी, तो चट्टी पे श्रमिक बैठेंगे। तो यहाँ पे आप 4(3) से आप याद कर लेंगे कि श्रमिकों के लिए जीवन यापन, मजदूरी आदि की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 43 में। और आर्टिकल 43 किससे संबंधित है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। और 43 ये मतलब अब गवर्नमेंट कहा कि अरे नहीं, हमारे मजदूरों का तो बहुत ज्यादा हालत खराब है, तो चट्टी पे बैठते हैं। तो उन्होंने कहा कि चट्टी पे बैठिए, लेकिन ऐसे ना बैठिए, चट्टी पे बैठिए, यानी चट्टी मतलब मजदूर, चट्टी मतलब मजदूर, A1 ग्रेड पे बैठिए, यानी आपको आप बहुत ज्यादा भीम या भूमि पर नहीं बैठना है। अब A1 ग्रेड का हम आपको क्या दे रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। तो A1 ग्रेड का व्यवस्था मतलब कि आप सिर्फ आपको कचड़े में नहीं काम करना है। अब चलिए उद्योगों में हम आपको क्या कर रहे हैं, उद्योगों में हम आपको श्रमिकों को
वो करने दे रहे हैं कि उद्योगों में हम आपको घुसा दे रहे हैं, यानी कि उद्योगों में चाहिए और बढ़िया से अपना जीवन यापन करिए, वहां पर आप काम करिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कूड़े करकट में आप बैठ करके वहां काम करिए, ऐसा नहीं। तो A1 क्लास का हमने क्या दे दिया आपको, व्यवस्था दे दिया है। चट्टी ए, चट्टी चट्टी से जहां आएगा तो चट्टी पे कौन बैठता है, मजदूर। तो चट्टी ए यानी कि मजदूर को A1 क्लास का दर्जा मिल गया, यानी कि पहले मजदूरी करता था, अब वो कहाँ कर रहा है, अब वो उद्योगों में, बड़े बड़े उद्योगों में अब काम कर रहा है, काम कर ही रहा है, मतलब काम ही कर रहा है लेकिन उद्योगों में काम कर रहा है। तो चट्टी ए हो गया। और यहाँ पे लिखा है 4.3B। अब 4.3B मतलब देखो 4 हो गया, फिर 3 हो गया, और ABCD में जो B आता है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो 4.3.2 यानी 4.3.2 यानी असेंडिंग आर्डर में सब लोग मिल करके, ठीक है, सीमित बनाइए, क्या बनाइए, समिति बनाइए, मिल करके कोई समिति बनाइए और उसमें बढ़ावा दीजिए, है ना। प्रमोशन आप कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी आओ कोऑपरेटिव करते किस आर्डर में, असेंडिंग आर्डर में कि डिसेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग आर्डर में, क्योंकि 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, ये डिसेंडिंग आर्डर है ना, मतलब घटते हुए क्रम में, जिसको आप अवरोही क्रम कहते हैं। तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे। अब 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये तो आपको पता है, समान के 4 समान है, ये भी 4 समान है, 44 से समान नागरिक संहिता हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 45 में क्या है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 66 ईयर, यानी यहाँ लिखा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। तो बताइए 6 वर्ष से कम, ये लड़का, अब यहाँ से देखिए 6 वर्ष से कम के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए लड़का कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है, नहीं 6 वर्ष से कम है ना, अरे 4, 5 उसके बाद 6 ना आता है, तो 4, 5 मतलब 6 से कम है, तो 4, 5 है ना। तो 4, 5 वाला आर्टिकल जब भी आएगा तो हम कहेंगे कि 6 वर्ष से, क्योंकि 4, 5 उसके बाद 6 आता ना, तो 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम वाले बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। और 4, 6 यानी 46 है, इसके बारे में क्या बता रहा है कि SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, 46 में है ना, 46 में समझ में रखनी आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 4.6। अब 4.6 से कैसे याद करेंगे, 4.6 इसको किसके बारे में बता रहा है, SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए अगला क्या है, अगला है आर्टिकल 47 में क्या है, 47 में देखो आ रहा है 47 में 7, 47 4-7 देखो 7 मतलब किसी चीज का ऐसा सेवन आप करो जिससे पोषण स्तर क्या हो, बढ़े, जीवन स्तर ऊपर उठे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होवे, है ना, ये सब। तो 4-7 मतलब सेवन के लिए। अब सेवन जब कोई भी चीज करते हैं तो क्या करने के लिए, पोषण पाने के लिए ना, पोषण प्राप्त करने के लिए हम कोई चीज सेवन करते हैं ना, तो 4-7 फॉर मतलब के लिए, सेवन मतलब सेवन के लिए। अब सेवन अब किसके लिए सेवन करते हैं, पोषण के लिए। तो 47 हमारा 4-7 किसके लिए है, पोषण स्तर के लिए है। और 4.8 48 में क्या आया है, 4.8 है ना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये क्या है 48 है ना। अब यहाँ 48 लिखा है, 4.8 क्या लिखा है, 4.8 48 40 8 48 ना। तो कृषि एवं पशुपालन का इसमें बात कहा गया है, कृषि के बारे में कहा गया है, खेती के बारे में कहा गया है। और खेती आप जानते हैं ना, खेती जब करते हैं हम लोग तो देखिए कोरिलेट कैसे करेंगे इसको, कोरिलेट इसका ट्रिक ये है कि खेती कोई भी करता है, खेत में अगर आप लोग गए होंगे, किसान के बच्चे होंगे, तो आपको पता है कि यहाँ कोने पे 4 ऐसे 4 कोना होता है ना, तो 4 हो गया इससे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये उस खेत में ये किसान क्या करता है, अथक परिश्रम करता है, अथक मतलब बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, तो अथक परिश्रम करता है, यानी कि चारों कोनों पर अथक परिश्रम करता है, अथक परिश्रम करता है, अथक को हम अथक कह रहे हैं, अथक मतलब 8, तो 48 हो गया इससे। आगे नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं ना, तो नेक्स्ट हमारा क्या है 48A। अब इसके बारे में क्या कहा गया, 48 में कहा गया है पर्यावरण की सुरक्षा, है ना। आप पर्यावरण की सुरक्षा करिए, तो आप याद रखिएगा पर्यावरण की सुरक्षा एक तरफ से करेंगे कि पर्यावरण चारों तरफ से हम जब अपने पर्यावरण पे उसके लिए काम करेंगे, तब जाके पर्यावरण हमारा प्रदूषित से मुक्त होगा, है ना।
प्रदूषण से मुक्त होगा। तो हम क्या करना, अथक परिश्रम करना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ पे, चारों दिशाओं में, यानी चारों तरफ हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर A1 ग्रेड का, ए मतलब A1 ग्रेड का, ए का मतलब क्या बेटा, ए का मतलब A1 ग्रेड का, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होगी, हमें पर्यावरण प्राप्त होगी। ठीक है, तो 4 8 यानी कि चारों दिशाओं में 8 मतलब अथक, अथक मतलब अथक, अथक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें A1 ग्रेड का पर्यावरण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे लिखे 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया समझिएगा, 49 में लिखा हुआ कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। अब फार 9 लिखा ना, फार 9, अब फार 9 को 9 से 9, फार 9 9 बने, 9 मतलब नया, नया। तो हम आखिर स्मारकों का हम संरक्षण क्यों करते हैं, जो पुराने पुराने समय के स्मारक बने हुए उसको हम नया रखने के लिए, फार न्यू, फार नया, नया रखने के लिए स्मारकों का हम क्या करते हैं, स्मारकों का हम सुरक्षा करते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों का हम क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो 49 में आ जाएगा आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 50 किसके बारे में बताया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना है, यानी दोनों को अलग अलग रखना है, यानी कि दोनों एक जैसे नहीं मिले, 50-50 रहे भाई। आप कार्यपालिका आप भी 50-50 रहो और न्यायपालिका आप भी 50-50 रहो, है ना। तो यहाँ से खुद डायरेक्ट यहाँ से आपको पता चल जा रहा है। और यहाँ पे 51 में क्या लिखा है, 51 में लिखा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसका मतलब 51 देखिए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति, शांति है ना, अच्छा शांति हो, सुरक्षा हो, इसको बढ़ावा देना है। आप कहीं किसी के घर जाते हैं शादी में तो कितना देते हैं, या तो आप 501 रुपए देते हैं, या आप 101 रुपए देते हैं, आप सब में संख्या में आप किसी को कुछ नहीं देते हैं, या 251 देते हैं, या फिर 51 देते हैं। ये आपका क्या होता है, शुभ माना जाता है, 51 रुपए देते हैं ना। तो 51 से पीस की बात हो गई ना, पीस और सिक्योरिटी, तो पीस की बात हो गई। तो जहाँ शांति की बात हो, जहाँ पर प्रेम मोहब्बत की बात हो, है ना, अगर हम शांति सुरक्षा रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक देश दूसरे देश से, तभी ना प्रेम मोहब्बत बनेगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा, ये इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे, इसके लिए 5 ऐसे ऐसे हम लोग क्या देते हैं, रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, है ना, 51 रुपए। तो 51 से हम लोग कोरिलेट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आई हो तो चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अब चलिए चलते इससे संबंधित कुछ सवालों को लेकर के जो विगत परीक्षाओं में आया हुआ है। चलिए देखिए, मेरा क्वेश्चन है, वे कौन थे आदर्श, अब देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गांधीनियन प्रिंसिपल, या फिर आपके पास में जो यहाँ पे लिखा है, तो बताइए सोशलिज्म मतलब जो भी है। तो कौन सा आपके वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, बताइए। आप लोग वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। तो यहाँ पे मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा DPSP, ये ना हम लोग पढ़े हैं भाई, राज्य की नीतियां, राज्य नीति बनाएगा तो कौन सा होगा, ये हमारा DPSP होगा। तो ऑप्शन बी सही है हमारा, ठीक है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है DPSP के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब ऑप्शन यहाँ पे 4 आपको दिया गया है, आप बताइए कि द कंसेप्ट वाज मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या DPSP आर नॉट लीगल इन्फोर्समेंट, या ओनली 1, या प्योरली 2, या बोथ 1 and 2, या नन ऑफ द एबव, कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि DPSP के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे लिखा देखिए कौन सा कथन सत्य है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य, देखिए कंसेप्ट जो DPSP कंसेप्ट आया है, विचार आया था 1935 के एक्ट से आया था ना इंडिया के, हाँ सही बात है ये भी। और DPSP आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब कि DPSP को बहुत मतलब अगर कोई चाहे कि भैया हम नहीं बनाएंगे कानून तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कानूनी बाध्यता नहीं है। लीगल इन्फोर्स लेबर मतलब होता है कानूनी बाध्यकारी, यानी कानूनी बाध्यकारी नहीं है, तो सही बात है। यानी पहला भी सही कह रहा है, दूसरा भी सही कह रहा है भाई, समझ रहा है कि नहीं समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर नहीं बनाओगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ याचिका दायर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इसमें ऑप्शन आपका सी सही, यानी कि बोथ 1 and 2, यानी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है,
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है, किस संशोधन ने सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया? उसके बाद जोड़ा गया लेख भी आपको बताना है। तो अब आपको ये बताना कैसे आप बताएंगे, आप बताओ। देखिए इसका आपके पास में, देखिए आपका इसके लिए क्या आंसर होना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आंसर होना चाहिए कि हमारा 86वां संविधान संशोधन था और इसके लिए 21A है ना। ये हम आपको इससे पहले कोरिलेट करके पढ़ाए हैं कि किसी लड़के का पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, उसके बाद एक लड़की ने किस दे दिया तो उसने कहा ना अब तो पढ़ेंगे है ना। तो इस तरीके से हम कोरिलेट कर लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब आपके पास अगला है, इस भारतीय संविधान में डीपीएसपी किस देश से उधार लिया गया? भैया सिंपल है, आयरलैंड से। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों को बताता है? बताइए आंसर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 40 से 48 वाला, क्योंकि गांधी जी याद कर लीजिए ऐसे सिंपल से, गांधी जी हमेशा एकदम गंवारों की तरह, सॉरी मतलब समझिए आप लोग, ऐसे आप लोग को याद कराने के लिए कह रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में ऐसा कोई थोड़ी कहेगा। मतलब कि मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि वो एकदम जैसे हमारे देहात में भाई लोग होते हैं, चाचा होते हैं, बाबा जी होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो ग्रामीण वाले नहीं लगते हैं, वेशभूषा से कि गंवा टाइप के एकदम पहन वहन लेते हैं, जो भी मतलब धोती पहन के चलते हैं। हमारे गांधी जी क्या थे, एडवोकेट थे, वो बैरिस्टर थे, लॉ किए हुए थे। लेकिन अब तो मतलब इनका झुकाव कहाँ था? ग्रामीणों की तरफ। तो ग्रामीण वाला कहानी किसमें था? 40 में ना, 40 वाले में ग्राम पंचायत की बात हो रही थी। तो इससे याद कर लेंगे कि 40 से 48 तक हमारे आर्टिकल में गांधीवादी अनुच्छेद है, ठीक है। अगला कह रहा है पूरे देश में समान नागरिक संहिता के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है ना? बताइए आंसर। तो इसके लिए समान नागरिक संहिता हमने बताया था समान शब्द, तो समान 4 है ना। देखिए 4-8 है, नहीं समान है, 4-2 नहीं समान है, 4-9 नहीं समान है, तो बचा क्या आपके पास में? 4-4। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन के बारे में बताया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? इसका 39 इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो आर्टिकल 39 में आप लोग ट्रिक को देख लीजिए, पीछे लिखा हुआ है ना 39, क्योंकि लिखा था 3-9, तो पढ़े ना 3-6-9, तो 6 उसी में दिया गया है, उसी 6 रूल में ही ये दिया गया है समान वाला। आप लोग प्लीज वो बैक करके देख लीजिएगा। कह रहा कि डीपीएसपी के अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? 4-3 है ना। अब 4-3 फिर 2 बताए थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए क्या बताया था कि आप लोगों को अगर याद हो तो बताइए आप फटाफट। तो इसमें आपने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर, नहीं ये नहीं है, मैटरनिटी रिलीफ वाली बात इसमें है ही नहीं। वो तो किसमें है? 42 में ना है मैटरनिटी रिलीफ। और आप लोग देख लीजिएगा कि अब पुरुष काम करता है 4, और जब महिला चली गई यानी मैटरनिटी रिलीफ मिल गया, तो अब काम वो 4 नहीं कर पा रहा है, आधे काम कर पा रहा है, तो 42 तो वो तो है ही नहीं। सिक्योर ए लिविंग वेजेज, हाँ ये सही है, ये सही है, लिविंग वेजेज वाला सही है। और तीसरा क्या है? ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स के लिए अवसर देना, किसका? सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर है जीने का, है ना। तो ये भी सही है। तो यानी कि दूसरा या कौन कौन सा सही है मेरा? पहला सही है क्या? पहला नहीं, पहला नहीं सही है, दूसरा और तीसरा मेरा सही है। तो दूसरा और तीसरा कहाँ पे है, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी ना। हाँ ऑप्शन बी आपका सही है। तो होप करना है कि आप लोग को डीपीएसपी से संबंधित चीजें आई होगी समझ में। तो इसी से रिलेटेड और भी चीजें देखना है तो पूरी जो इसमें वीडियो मैं डालता हूँ अपने इस चैनल पर, यानी कि शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट वाले चैनल पर जो भी डाला जाता है वो ट्रिक से रिलेटेड वीडियो होता है। एसएससी, सीजीएल बैंक, सीएचएसएल, एमपीपीसीआई, यूपीएससी, रेलवेज एग्जाम, ये सब ईटीसी के लिए होता है। तो ये अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, आप लोग को काफी हेल्प मिलेगी वहां से। आप लोग हमें धैर्य सुने उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद।